दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा न्यूक्लियर फिजिक्स के बेसिक इंट्रोडक्शन पर, जिससे आपको यह आइडिया लग जाए कि हम न्यूक्लियर फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं और क्यों पढ़ते हैं। दोस्तों ये बात तो हम जानते हैं कि एटम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह दिखता है, जहां पर एटम के बीचों बीच एटम से 10,000 गुना छोटा एक न्यूक्लियस होता है, जो कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से मिलकर के बना होता है। यह दोनों पार्टिकल्स यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की मदद से बंधे हुए होते हैं, जो कि नेचर का एक फंडामेंटल फोर्स होता है। और न्यूक्लियस के आसपास एनर्जी लेवल्स या एनर्जी क्लाउड्स में इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है, जो कि एक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक पार्टिकल कहलाता है। एक प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसकी वैल्यू 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम होती है, और वहीं एक इलेक्ट्रॉन में भी इतनी ही चार्ज की वैल्यू होती है, लेकिन नेगेटिव होती है, यानी ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब इसमें खास बात ये है कि एक एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका मतलब एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी कि दोनों के चार्ज एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। अब ये बात पूरी दुनिया जानती है कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी, और उसके लिए उन्हें 1908 में नोबेल प्राइज मिला था। अब ये बात थोड़ी सी अजीब है कि न्यूक्लियर फिजिक्स का बेस रखने वाले को केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज मिला है, लेकिन 1908 से 12 साल पहले यानी 1896 में हेनरी बैक्वेरेल ने फ्रांस में एक अलग ही ऑब्जर्वेशन की थी। उन्होंने कुछ फोटोग्राफिक प्लेट्स को यूरेनियम सल्फाइड के क्रिस्टल के सामने रखा, और उन्होंने ये देखा कि इसमें से कुछ रेज बाहर आ रही हैं, जो कि इस प्लेट को काला कर रही हैं। अब यहाँ से शुरू हुई सवालों की बौछार कि एक एटम तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो इसमें से कोई रे कैसे बाहर आ सकती है, इन रेज का ओरिजिन क्या है। तो उस समय तो इन रेज के बारे में कुछ पता नहीं चला, इसलिए इसे अननोन रेडिएशन का नाम दे दिया गया। और चूंकि ये चीज एटम के अंदर हो रही है, ये एक्टिविटी एटम के अंदर हो रही है, इसीलिए रेडिएशन एक्टिविटी यानी कि रेडियो एक्टिविटी का जन्म हुआ। तो ये इस चीज का पहला साइन था कि एक एटम में एक न्यूक्लियस जैसी कोई चीज हो सकती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये न्यूक्लियर फिजिक्स की स्टडी की शुरुआत नहीं थी। न्यूक्लियस की कहानी मॉडर्न फिजिक्स में बैक्वेरेल के टाइम से 325 साल पहले टाइको ब्राहे नाम के एक एस्ट्रोनॉमर के साथ शुरू हुई। साल 1572 में टाइको ब्राहे और 1603 में जोहान्स केपलर, जो उन्हीं के स्टूडेंट थे, उन्होंने नाइट स्काई में एक स्टेलर नोवा, जिसे हम सुपरनोवा भी कहते हैं, उसे ऑब्जर्व किया। सुपरनोवा किसी बड़े स्टार की डेथ को कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि जैसे इंसान होते हैं, उनकी एक एज होती है और एज के बाद उनकी डेथ हो जाती है, उसी तरीके से स्टार्स की भी एक एज होती है जिसके बाद उनकी डेथ होती है, मतलब उनका एक्सप्लोजन हो जाता है। और जहां पर ये एक्सप्लोजन होता है, वहां पर उस स्टार की स्टार डस्ट, धूल या गैसेस जमा हो जाती है। अब इन गैसेस या स्टार डस्ट में कुछ ऐसे पार्टिकल होते हैं जो अनस्टेबल होते हैं, जैसे कि यूरेनियम सल्फाइड के क्रिस्टल थे, और वो अपने अंदर से अननोन रेडिएशंस बाहर निकालते हैं, जिसकी वजह से टाइको ब्राहे और केपलर को वो सुपरनोवा ल्यूमिनियस यानी कि ब्राइट नजर आया। लेकिन उन्होंने ये चीज भी नोट की कि टाइम के साथ साथ उसकी ब्राइटनेस कम होती गई। अब उन्होंने जितने टाइम तक उस सुपरनोवा को ऑब्जर्व किया, उस टाइम के दौरान उन्होंने उसके आसपास के जितने भी दूसरे तारे और प्लैनेट्स थे, उनकी पोजीशन को भी नोट किया। और जब एस्ट्रोनॉमर्स ने आगे चलकर उन प्लैनेट्स और तारों की पोजीशन को रिवर्सली कैलकुलेट किया, तो उन्हें पता चला कि उस सुपरनोवा में निकल और कोबाल्ट नाम के एलिमेंट्स का डिके हो रहा था। ये वही डिके है जो यूरेनियम से भी हो रहा था, जिसकी वजह से फोटोग्राफिक प्लेट्स काली पड़ रही थी। सुपरनोवा की ब्राइटनेस या ल्यूमिनिसिटी का टाइम के साथ कम होने का मतलब ये था कि उसमें जो एलिमेंट्स थे, बेसिकली निकल और कोबाल्ट, वो अपनी हाफ लाइफ तक पहुंच चुके थे। अब ये हाफ लाइफ क्या होती है? सिंपल वर्ड्स में, एक अनस्टेबल एटम या न्यूक्लियस अपने पूरे लाइफ टाइम का आधा टाइम डिके या क्षय करता है। इस दौरान वो मेनली रेडिएशन या एनर्जी को बाहर निकालता है, और जब हाफ लाइफ पूरी हो जाती है, तब वो अनस्टेबल एटम या न्यूक्लियस स्टेबल हो जाता है, या मेनली वो एलिमेंट ही बदल जाता है। तो इस सुपरनोवा में निकल की जो हाफ लाइफ थी वो 6.077 डेज थी, और कोबाल्ट की थी 77.27 डेज। तो अपनी हाफ लाइफ के हिसाब से उन्होंने एनर्जी रिलीज की, तो उस टाइम पे तो ल्यूमिनिसिटी ज्यादा थी, और हाफ लाइफ पूरी हो जाने के बाद उसकी ल्यूमिनिसिटी कम हो गई। अब देखिए, एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जब उनकी आंखों तक रोशनी पहुंची, तब तक तो वो चीज शायद एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, क्योंकि वो बहुत दूर थी उनसे। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि टाइको ब्राहे और केपलर ही वो पहले इंसान थे जिन्होंने सुपरनोवा देखा होगा, बहुत लोगों ने देखा होगा, लेकिन चूंकि उन्होंने ऑब्जर्वेशन
क्वेश्चंस को नोट भी किया और दुनिया को आगे दिया, इसीलिए न्यूक्लियर फिजिक्स में उन्हें आगे जगह मिली। हालांकि वो इसका इंपॉर्टेंस नहीं समझ पाए, वो क्या बैक्वेरेल भी नहीं समझ पाए थे, बैक्वेरेल ने भी 6 महीने के अंदर स्टडी छोड़ दी थी। लेकिन इसका काम सिर्फ ब्राइटनेस या ल्यूमिनिसिटी पैदा करना नहीं था, इसके पीछे थी यूनिवर्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसिंथेसिस। देखिए, जैसे प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होता है जहां पर वो फोटोन यानी कि सनलाइट लेके अपना खाना बनाते हैं, वैसे ही न्यूक्लियोसिंथेसिस से पूरे ब्रह्मांड यूनिवर्स के अंदर चीजें डेवलप होती हैं। देखिए, इसको सिंपल वर्ड्स में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमें पता है कि हमारे पूरे यूनिवर्स में काफी सारे स्टार्स हैं, लेकिन बहुत से लोगों का ये मानना है कि स्टार्स के बीच में कुछ नहीं है, यानी कि उनके बीच में सिर्फ वैक्यूम है, जबकि ऐसा है नहीं। स्टार्स के बीच के इस स्पेस को हम इंटरस्टेलर मीडियम कहते हैं, जहां मेनली गैसेस पाई जाती हैं। जो स्टार्स खत्म हो चुके हैं उनकी गैसेस होती हैं। अब जहां पर ये गैसेस मिलती हैं यानी कि कंडेंस होती है, मान लो कि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है, तो उस वजह से जब ये कंडेंस होंगी तो इस दौरान इनके एलिमेंट्स बनना शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, कॉस्मोलॉजिकल बिग बैंग के बहुत समय के बाद गैसेस के अंदर जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स थे वो जब कंडेंस हुए तो सबसे पहले हाइड्रोजन और हीलियम, जो कि बहुत ही बेसिक पार्टिकल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो बनना शुरू हुए। और ये डेवलपमेंट न्यूक्लियर रिएक्शन के बगैर पॉसिबल नहीं था, यानी कि बिना न्यूक्लियर रिएक्शंस के हाइड्रोजन और हीलियम नहीं बन पाते हैं। अब क्या हुआ कि जैसे इनको थोड़ा सा और कंडेंस किया गया, यानी कि और ज्यादा कंडेंस हुए, तब हैवी न्यूक्लियस बनना शुरू हुए। मतलब ये कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की संख्या बढ़ने लगी न्यूक्लियस के अंदर। अब वहां पे संख्या बढ़ी है तो ऑब्वियसली बात है कि वहां पे इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो वो एलिमेंट अब हाइड्रोजन नहीं रहा, वो दूसरा एलिमेंट बन गया। तो इस तरीके से एलिमेंट्स बनना शुरू हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मास में भी वृद्धि हो रही है, यानी कि मास भी बढ़ रहा है, और मास के बढ़ने से ग्रेविटेशनल इफेक्ट भी बढ़ता है। तो ऐसे में और भी ज्यादा कंडेंस हो जाती है चीजें और एक प्लैनेट या स्टार जैसी चीजें बनना शुरू हो जाती हैं। अब मान लो कि यहाँ पर कोई प्लैनेट बना है तो उस प्लैनेट को आगे इंटरस्टेलर मीडियम में धकेल दिया जाएगा और वो जो है जाके किसी प्लैनेट सिस्टम में जुड़ जाएगा या स्टार सिस्टम में जुड़ जाएगा। उसे हम कहेंगे स्टेलर सिस्टम। याद रखिए, स्टार्स या प्लैनेट्स के छोटे से ग्रुप को जो कि ग्रेविटेशनल बाउंडिंग की वजह से एक दूसरे के आसपास ऑर्बिट कर रहे हैं, उसे स्टेलर सिस्टम कहा जाता है। और स्टार्स के बीच की जो जगह होती है उसको हम इंटरस्टेलर मीडियम कहते हैं, जहाँ पे गैसेस होती हैं। अब देखिए, इसके अंदर भी बहुत सी स्पेशलिटीज हैं, जैसे कि छोटे वाले स्टार्स या प्लैनेट्स बनते हैं उस जगह को हम नेबुला कहते हैं, और किसी बड़े यानी मैसिव स्टार की जब डेथ होती है तो उसको सुपरनोवा कहा जाता है। इंटरस्टेलर मीडियम मेनली 70% हाइड्रोजन, 28% हीलियम और 2% अदर एलिमेंट से मिलकर के बना होता है। ये सारे एटम्स जो हैं एक ऐसी जगह पे जाके जुड़ते हैं जो कि डेंस हो, कोल्ड हो, तो वहां पर मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है, यानी कि मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और उस जगह को मॉलिक्यूलर क्लाउड्स भी कहा जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं पिलर्स ऑफ क्रिएशन नेबुला के बारे में, जो वो एक ऐसी जगह है जहां से काफी सारे प्लैनेट्स और स्टार बन चुके हैं। हाल ही की जो तस्वीर है वो कुछ इस तरीके से है, लेकिन इसकी पहली तस्वीर जो है हबल ने निकाली थी। अब एक बात याद रखिए कि अगर अभी हम इसकी तस्वीर देख रहे हैं, मतलब ये हजारों साल पहले एग्जिस्ट करता था, मतलब ये हजारों साल पुरानी तस्वीर है। चूंकि लाइट को ट्रेवल करने में टाइम तो लगता ही है। तो न्यूक्लियर फिजिक्स हमें ये बताती है कि कोई चीज या कोई एलिमेंट या ये यूनिवर्स आखिरकार बना कैसे। क्वांटिटेटिव वे में हमें ये चीज समझ में आती है। हालांकि जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है इसके अंदर बहुत टेक्निकलिटी है। जैसे जैसे आप अंदर जाते जाओगे आपको चीजें और बारीकी से समझ में आएंगी, लेकिन मेरा आपको ये इंट्रोडक्शन देना इसलिए जरूरी था ताकि आपको ये समझ में आए कि हम न्यूक्लियर फिजिक्स क्यों पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, आई होप ये इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया हो। इसके बाद भी इसके अंदर कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।